यू वेरी मच। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने राजनीति में छोटी उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इनकी राजनीतिक सफलता एक चमत्कार से कम नहीं है। सरकारें बनाने में, बिगाड़ने में इन्हें महारत हासिल है। प्लीज वेलकम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और आपकी अदालत में हमारे आज के जज बहुत खास हैं। भारतीय सेना के पराक्रमी ऑफिसर हैं, 36 साल जिन्होंने भारतीय सेना की सेवा की है। प्लीज वेलकम रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने ये प्रयास किया कि आपकी अदालत में हमारे जज आर्म्ड फोर्सेस के हमारे बहादुर पराक्रमी लोग हों, जिनके जरिए हम पूरी सेना को अपना प्रणाम, अपना नमस्कार भेज सकें। आपकी अदालत में आज की कार्रवाई शुरू करें इससे पहले आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू करें। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे देवेंद्र फडणवीस पर, एक नजर डालेंगे देवेंद्र फडणवीस के पॉलिटिकल करियर। महाराष्ट्र में बीजेपी के टॉप लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। उन्होंने लौट कर दिखा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने भारी जीत हासिल की। 90% स्ट्राइक रेट के साथ देवा भाऊ फिर से चीफ मिनिस्टर बने। राजनीति देवेंद्र फडणवीस को विरासत में मिली। नागपुर के आरएसएस से जुड़े एक परिवार के सदस्य देवेंद्र फडणवीस ने 17 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। अपने दम पर छात्र राजनीति में जगह बनाई, फिर 27 साल की उम्र में नागपुर के यंगेस्ट मेयर बने। मैं देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने तो वो महाराष्ट्र के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर थे। देवेंद्र फडणवीस जबरदस्त ओरेटर हैं। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन पर बने वीडियोस काफी पॉपुलर हुए। मुख्यमंत्री के तौर पर पहले 5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया। महाराष्ट्र के विकास को लेकर उनके विजन की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। शरद पवार ने कई बार देवेंद्र फडणवीस के काम की रफ्तार की प्रशंसा की है। देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री मोदी का फेवरेट कहा जाता है। लॉ कॉलेज नागपुर से लॉ ग्रेजुएट देवेंद्र फडणवीस आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम देवेंद्र फडणवीस पर। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि ये हमेशा जल्दी में रहते हैं। देवेंद्र जी, आपके स्कूल के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि स्कूल में आपको पीछे की बेंच पर बिठाया जाता था। आपका एक पूरा गैंग था जिसके साथ वहां बैठते थे। उन्होंने कहा लेकिन देखते ही देखते थोड़े दिन में फ्रंट बेंच पर पहुंच गए। बड़ी जल्दी में रहते हैं। मैं हमेशा बैक बेंचर ही रहा हूँ और पीछे बैठने का मज़ा ही अलग है, इसलिए सामने आने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हमारे जो टीचर थी उन्होंने पीछे में अलग लोगों ने बदमाशियाँ की और नाम मेरे ऊपर और मुझे आगे बैठा दिया कि पीछे बैठकर थोड़ी गड़बड़ी करता है, पर बहुत कम दिनों के लिए आगे बैठा था। बाकी ज़िंदगी पीछे के बेंच पे ही निकली है मेरी। ये भी सही है कि जब राजनीति में आने का मौका मिला, परिवार की विरासत संभालने का मौका मिला, तो बड़े भाई को पीछे छोड़ के आप आगे आ गए। नहीं, मेरे बड़े भाई को कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं था। और देखिए,
मैं भी कोई राजनीति में आने का विचार मेरा था नहीं। मैं तो विद्यार्थी परिषद का काम करता था, संघ का स्वयंसेवक था, और विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए मुझे एक दिन कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय सुनील जी आम्बेकर, ये हमारे विद्यार्थी परिषद के प्रमुख हुआ करते थे, और सुनील जी ने मुझे कहा कि आपको कल से बीजेपी में काम करना है। तो मैं उनसे लड़ लिया। मैंने कहा मुझे राजनीति में जाना ही नहीं है, मुझे तो विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। उन्होंने कहा अपने यहाँ तो पद्धति है, जो आपके लिए बड़े सोचते हैं वो आपको करना है। तो फिर मैं हमारे उस समय के जो प्रमुख थे उनके पास गया संघ में। मैंने कहा कि ये तो मुझे ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो राजनीति में काम ही नहीं करना है। उन्होंने कहा जो तय होता है वो तो अपने यहाँ करते हैं। तो दूसरे दिन से बीजेपी का काम शुरू किया। तो इसलिए मैंने कभी तय नहीं किया था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, लेकिन उन्होंने आपको काम शुरू करने को कहा था, लेकिन मुझे बता रहे थे लोग कि 21 साल के भी नहीं हुए थे, एलिजिबल नहीं थे, लेकिन कॉरपोरेटर बनना चाहते थे। बात आधी सच है। मुझे ये कहा गया कि मैं थोड़ा काम कर रहा था, तो मुझे चुनाव आने वाला था। मुझे कहा कि एक वार्ड बताया कि यहाँ पर आप तैयारी करो, आपको यहाँ कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना है। तो उनको पता ही नहीं था कि मैं 21 साल का नहीं हूँ, और मैंने भी उनको बोला नहीं कुछ। लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ईश्वर के मन में कुछ होता है। तो आपको याद होगा कि उस समय ये 74th अमेंडमेंट वगैरह के चक्कर में चुनाव 6 महीना पोस्टपोन हो गए, और वो 6 महीना पोस्टपोन हुए तो मेरा उम्र 21 साल कंप्लीट हो गया है, और मैं चुनाव लड़ पाया। तो इसलिए मैं 21 पूरा करके मैंने लड़ा, 21 से कम में नहीं लड़ा। लेकिन ये जल्दबाजी नहीं थी कि सिर्फ 27 साल की उम्र में आप पहले ऐसे व्यक्ति बने जो मेयर बन गए? देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि जब हम लोग दूसरी बार मैं जब कॉरपोरेटर बना, तो उस समय चूंकि पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन केवल 8 लोग ऐसे थे जो वापस चुनकर आए हुए थे, और उनमें हम 2 लोग ऐसे थे कि जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। तो उसमें से एक ने मेयर बनना था, एक ने चेयरमैन बनना था। तो पार्टी ने तय किया कि मैं मेयर बनूंगा। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी मुझे एक प्रकार से ये चांस मिला, लेकिन पार्टी ने दिया मुझे। ये बात सही है कि जिस समय आपके पिता का निधन हुआ तो नितिन गडकरी ने आपको संभाला, आपको सांत्वना दी? नहीं, बिल्कुल। नितिन जी का और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा है, क्योंकि नितिन जी एक युवा नेता के तौर पर काम करते थे, और नितिन जी ने जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं उस क्षेत्र से उन्होंने वो चुनाव लड़ा। तो उस समय हमारे घर पर ही रहते थे नितिन जी, वो चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि नितिन जी पूर्व क्षेत्र से आते थे, वो लड़ रहे थे पश्चिम क्षेत्र से। और हमारा बहुत पारिवारिक संबंध रहा है। और बाद में भी मतलब पिताजी के बाद भी जब मैं राजनीति में आया तो नितिन जी का साथ मुझे हमेशा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि 2014 में नितिन जी से आगे निकल गए, मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, उस समय नितिन जी देश की राजनीति में जा चुके थे। नितिन जी मोदी जी की सरकार के मंत्री बन चुके थे, और नितिन जी ये भी अनाउंस कर चुके थे कि मुझे देश की राजनीति में काम करना है, इसलिए प्रदेश की राजनीति में मैं आ गया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया है, लोगों को मौका दिया है, और आप उसका पहला एक्सपेरिमेंट थे। तो ऐसा क्या देखा आपने मोदी जी ने? देखिए, ये तो मोदी जी बता सकते हैं कि मुझ में क्या देखा। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में मुझ जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, ये हिम्मत सिर्फ मोदी जी दिखा सकते हैं। क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, और 10 साल पहले, 11 साल पहले तो राजनीति जिस मोड़ पर थी, उस समय वहाँ की जो एक जातिगत राजनीति है, उस राजनीति में मैं फिट नहीं होता था। लेकिन मोदी जी ने रिस्क लिया, और मोदी जी ने हिम्मत के साथ ये कहा। उस समय ये बात जरूर थी कि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी था, और आप देख सकते हैं तो विधानसभा में सबसे मुखर नेता के रूप में मेरे और देखा जाता था। फिर भी मैं भी ये समझता था कि जो प्रचलित राजनीति है, जिसमें कई बार पदों के लिए जाति को देखना जरूरी होता है, मतलब एक इनएविटेबल बात है, उसमें मैं फिट नहीं होता था।
तो इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि मुझे बनाया ब्राह्मण को आमतौर पर हाँ, नहीं मौका नहीं मिलता। बना सकते। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में एक वो माइनस पॉइंट आपका हो जाता है, लेकिन मोदी जी ने जो भी मुझ में देखा होगा बना तो दिया उन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वही कह सकते हैं कि जिस विचार से उन्होंने बनाया था उस पर मैं खरा उतरा कि नहीं, लेकिन मैंने प्रयास पूरा किया। मोदी जी ने क्या देखा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी की गोदी में बैठे हुए देखा है। देखिए, गोदी में तो नहीं, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैं 12 साल का था और नागपुर में भारतीय जनता पार्टी तस्वीर का, हमारे पास में होगी शायद। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय अधिवेशन था और इस अधिवेशन में अटल जी आए थे और वो ज़माना कोई बहुत सिक्योरिटी वगैरह का तो ज़माना था नहीं। तो मैं हमारे पिताजी को मैंने कहा था कि अटल जी के साथ फ़ोटो खींचनी है, तो पिताजी ने टाल दिया। तो प्रमोद जी उस समय थे, तो मैंने प्रमोद जी को पकड़ा और मैंने प्रमोद जी को कहा कि मुझे अटल जी के साथ फ़ोटो निकालनी है। तो प्रमोद जी ने अटल जी को पूछा कि वो दो बेटे, उस समय पिताजी शायद शहर के अध्यक्ष वगैरह रहे होंगे, तो उनके दो बेटे वो आपके साथ, अटल जी ने कहा बिल्कुल बुलाओ। और फिर हम दोनों भाई गए और हमने अटल जी के साथ फ़ोटो खिंचवाई। और हम फोटो खींच रहे थे तब सामने से पिताजी आए, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये पहुंच कैसे गए यहाँ अटल जी के पास। तो अटल जी ने उस समय, मुझे आज भी याद है, हम दोनों भाई आजू बाजू खड़े थे और कहा देखो दो शेरों के साथ मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, अटल जी ने अपने स्टाइल में उस समय कहा था। तो मेरे लिए तो वो फ़ोटो, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी मेडल से कम नहीं है। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे जल्दी आगे पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, एक बात तो है कि ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि समस्याएं बहुत आई, लेकिन आगे निकलता गया। हम जनता में से एक जो सवाल ले सकते हैं इस समय। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सच है कि आपने पिछले कुछ समय में 25 किलो वजन कम किया है? देखिए, वजन के साथ मेरी लड़ाई लगातार चलते रहती है। मैं उसको कम करता हूँ और वो बढ़ जाता है, और कई बार मैं कहता हूँ कि मैं हवा खाता हूँ तो भी वजन बढ़ता है। लेकिन मतलब आप मेरे अगर पिछले 30 सालों की फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको हर शेप में मेरा फ़ोटो आपको नज़र आएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं लगातार अपने वज़न को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी वज़न मैंने कम किया है। लेकिन अभी भी मैं फिट नहीं हूँ, अभी मुझे कम से कम 10-12 किलो वज़न और कम करना चाहिए। लेकिन मैं आई एम हैप्पी कि मैं कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो 30 साल पहले की जो तस्वीरें वो दिखा देते हैं लोगों को। तो बीच में तस्वीर अच्छी दिखाई दी जिसमें आप मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है। विवेक रानड़े मेरे मित्र है, बड़े फैशन फोटोग्राफर है। तो ये जो तस्वीर है ये करीब मेरे ख्याल से 2002 या 2003 की तस्वीर होगी। तो चुनाव हो गया था और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और विवेक ने कहा कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। मैंने भी कहा चलो, कुछ काम तो है नहीं। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के कपड़े वपड़े पहना के उसने मेरे फ़ोटो खींचे, और फिर 4-5 दिन बाद कहा कि देखो ये जो सारे फ़ोटो है एक कपड़े का ब्रांड है, इसमें मैं आपको मॉडल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या फालतू बात कर रहे हो, लोग गाली मारेंगे मुझे और मुझे पता है मूर्खता होगी। बोला नहीं, मैंने तो तय कर लिया है। जैसे वो सारे बोर्ड्स वोर्ड लगने वाले थे, मैं तो इतना डर गया कि मैं नागपुर छोड़कर शनि शिंगणापुर चला गया। मैंने बोला चलो भगवान के दर्शन करने चले जाते, 2-3 दिन किसी को मिलेंगे नहीं। और लेकिन उसको लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन उसमें सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि चूँकि मैं उस समय विधायक था, तो एक थोड़ी नई बात हो गई थी, किसी विधायक ने मॉडलिंग कर लिया था। तो वो अटल जी ने देखा, वो न्यूज़ में आइटम बन गया, तो अटल जी ने देखा। तो अटल जी ने देखने के बाद, उस समय अप्पा घटाटे हुआ करते थे, तो अप्पा की और अटल जी की दोस्ती थी। तो
तो अटल जी ने अप्पा घटाटी जो कहा, अरे तुम्हारे नागपुर का विधायक है, इसने मॉडलिंग की, उसको बुलाओ। तो मुझे बुलाया अटल जी ने, और मैं गया तो बड़ा डर डर के गया। मैंने कहा कि अब तो अटल जी मुझे कहेंगे कि ये इसलिए तुमको बीजेपी में लिया हमने, ये मॉडलिंग कर रहे हो, विधायक बने हो, कुछ शर्म आती नहीं। मैं गया तो ऐसा मेरी पीठ पे मार के बोला, आओ मॉडल विधायक, ऐसा करके, और मिठाई विठाई खिलाई मुझे, तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन वो एक ही बार किया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होता है कि आदमी को कुत्ता काटता है तो न्यूज़ नहीं होती, लेकिन कुत्ते को आदमी काटता है तो न्यूज़ होती है। तो मैंने एक प्रकार से आदमी ने कुत्ते को काटा था, इसलिए न्यूज़ बन गई थी, तो इसलिए वो एक ही बार किया मैंने। लेकिन उसके बाद ये वजन बढ़ना शुरू हुआ, उसका कारण मिठाई है? नहीं, उसके बाद कई दिनों तक ठीक था, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस कम किया, फिर वापस बढ़ा, ये चलते रहता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, मिठाई तो खाता हूँ मैं, लेकिन मिठाई से ज़्यादा मुझे चॉकलेट पसंद है। और मैं कितनी भी डाइट करूँ तब भी डार्क चॉकलेट खाता ही खाता हूँ, उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके वाइफ ने एक जगह कह दिया था कि शादी से पहले 30-30, 35-35 पूरन पोली खा लेते थे। वो मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर बदला लिया था एक्चुअली। सही बात है, उन्होंने कहा था, मैं इतनी तो नहीं खाता था, और पूरन पोली ने मैं कुछ चीज़ें मिठाई पहले ज़्यादा खाता था, लेकिन उसका मुझे नुकसान ऐसा हुआ कि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, लोग पूरन पोली लेकर ही तैयार रहते थे कि हमको मालूम है आपको पसंद है। आखिर मैं 2-3 कार्यक्रमों में मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछवाया और वहाँ क्लैरिफाई किया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता, मेरे लिए मत बनाओ, तब से थोड़ा बंद हुआ है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी किसी बात पर कभी लड़ाई नहीं होती देवेंद्र जी से, लेकिन ये पूरन पोली जब लोग ऑफर करते हैं वो आके मुझसे लड़ते हैं, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा तो समझ लीजिए कि किसी के यहाँ खाने पर गए तो वो वही देते, किसी के यहाँ अपन किसी और बात के लिए गए, मिठाई कोई किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है तो पूरन पोली देते हैं। तो मैंने कहा तेरे कारण सब लोग मुझे ये खिलाते हैं, और जबकि मुझे मैं मतलब खाता हूँ, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है कि मैं हमेशा खा पाऊँ, तो इसलिए उस पर लड़ाई होती है मेरी। एक सवाल और ले सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी वाइफ पब्लिक लाइफ में काफ़ी एक्टिव हैं, तो ये मैरिज आपकी पॉलिटिकल मैरिज है कि लव मैरिज है? मेरी मैरिज अरेंज्ड विथ लव है, ये अरेंज मैरिज है। लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मतलब जिस समय मैंने ये तय किया तो मैंने अमृता का फ़ोटो देखा, मैरिज ब्यूरो से 3-4 फ़ोटो मेरी माँ ने लाई थी, फ़ोटो देखा, उसका नंबर लिया, सीधा उसको फ़ोन किया, मिलने बुलाया। 2-3 मुलाकातें हुए। मैंने पहली मुलाकात में उसको बता दिया कि मैं ज़िंदगी भर राजनीति करने वाला हूँ, कोई काम धंधा करूँगा नहीं। और पहले इसमें बताया, वो बैंक में उस समय भी काम करती थी। मैंने कहा देख, तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा, मैं तेरे को दूंगा भी नहीं और तुझसे लूँगा भी नहीं। तो अपने लाइफ का ना मैं अपनी लाइफ चलाऊँगा। तो दोनों का हमारा एग्रीमेंट हुआ 3-4 मुलाकातों में। फिर एक दिन हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए और उस दिन हमने तय किया कि आप शादी करेंगे, और फिर सीधा उसके घर गए, उसके माता पिता को मिले, फिर मेरे घर गए, मेरी माँ को मिले, और हमने शादी कर ली। लेकिन ये भी सही है कि शादी वाले दिन आप टाइम पर पहुंच गए थे और वो गायब। ये बिल्कुल सही है। मैं समय पर आया था और उसको आने को टाइम लगा, और ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने फ़ोन करके बताया कि इसको और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप बारातियों को नाचने लगाओ। तो बेचारे हमारे बाराती नाचते नाचते थक गए, तब जाकर वो पहुंची। लेकिन वो राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति पर कमेंट जरूर करती रहती हैं। मैं देखा कि उद्धव ठाकरे से काफ़ी उनकी तकरार चलती है। जब उद्धव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा कि एक राजा कपटी था। देखिए, मैं अल्टीमेटली उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग व्यक्तित्व है, और वो कुछ कमेंट्स करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि आप क्यों राजनीतिक कमेंट करते हो, आप राजनीति में नहीं हो। क्योंकि राजनीतिक कमेंट करने के बाद जिस निचले दर्जे का ट्रोलिंग उसको सहन करना पड़ता है, और बहुत ही घटिया दर्जे पर आकर लोग जिस प्रकार के कमेंट करते हैं, जिस प्रकार से वार करते हैं, तो मैं उसको कहता हूँ कि आप क्यों करते हो, मत करिए, ये आपको सहन करना पड़ता है। सुनती है और कभी कभी कर देती है।
नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं उन्होंने। उद्धव जी को लिखा, ओ भोगी कुछ तो सीखो हमारे योगी से। नहीं, वो इंटरेस्टिंग तो होते हैं, लेकिन वो मेरे लिए ट्रबलसम भी होते हैं। और कभी कभी वो वीडियो बनाते हैं, उस पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी होती है। एक वीडियो था जिसमें आप भी थे, जिसमें पुलिस कमिश्नर थे, सिविक कमिश्नर थे, तो कहा कि ये मिसयूज कर रहे हैं पूरी पोजीशन का। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली एक रिवर एंथम तैयार किया था, नदी को बचाने के लिए एक बड़ी कैंपेन हुई थी और उसका रिवर एंथम तैयार हुआ था। और उसमें ट्रोलिंग इसलिए हुआ, वो सब लोग थे इसलिए ट्रोलिंग नहीं हुआ। उसमें जिसने वो रिवर एंथम तैयार किया था, तो उसमें मूल रूप से हम सारे लोग एक साथ मिलकर और वो गा रहे थे एंथम, और कुछ इशारे विशारे हाथ वाथ कर रहे थे। अब वो कैमरामैन को क्या लगा मुझे पता नहीं, उसको लगा मैं ही हीरो हूँ, इसलिए उसने वो मेरा सेपरेट वीडियो उसमें डाला। और वो इतना फनी वीडियो है, मतलब आप मत दिखाना किसी को, मैं भी देखना नहीं चाहता हूँ। वो इतना फनी वीडियो बना, उस पर इतने मीम्स बने, मैं तो मतलब हैरान हो गया, इतने मीम्स उसके ऊपर बने। तब मेरे ध्यान में आया कि अपना काम नहीं है, अपन ने शांति के साथ बैठना चाहिए। तो काफ़ी ट्रोलिंग उस समय हुआ था, ये बात सही है। सर, आपकी वाइफ सिंगर है, वो आपके लिए क्या गाती हैं? देखिए, हमारा तो पहले से तय एक दूसरे के लिए कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग खुश हैं। लेकिन सिंगिंग उसका पैशन है, बट वो अभी भी, शी इज़ अ बैंकर, अभी भी बैंक में काम करती है, लेकिन सिंगिंग बहुत उसका पैशन है। वो अभी भी गाती है, भले ही गाना न गाए तब भी रियाज करती है। और मतलब बीच बीच में कोई एक आधा गाना तैयार करती है, गाना कंपोज भी करती है। तो मुझे लगता है कि वो पैशन है, इसलिए वो करती है उसको। कभी आप भी सुनाते हैं कुछ उनको? देखिए, आप भी शादीशुदा है, कोई अपनी वाइफ को सुना पाया है? आप डी रजत शर्मा होंगे और मैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होऊंगा, तो भी घर में वाइफ की सुननी पड़ती है। इतनी अच्छी आपने बात कह दी और थोड़ी समझदारी की भी है सबके लिए। तो एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम और सवालात का एक और। देखिए, जब आप इतनी साफ साफ सच सच बात बता रहे हो, तो ये बता दीजिए कि अजीत पवार के साथ ये डील तो ही होगी ना कि तुम्हारे केस से दबा देंगे।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं देवेंद्र फडणवीस। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक कर लिया। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया, वोट चोरी करके आप मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैंने राहुल जी को इसके ऊपर जवाब दिया है। ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जब तक राहुल जी डिनायल मोड से बाहर नहीं आएंगे, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि राजनीति अर्थमेटिक नहीं है, राजनीति ये कोई डिजिटल गेम नहीं है, राजनीति ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही लोगों से संपर्क रख के उनकी आशा आकांक्षा और अपेक्षाओं को मैनेज करने का काम है, उसके ऊपर खरा उतरने का काम है। तब तक उनकी यही हालत होती रहेगी। वो लगातार इसी प्रकार से आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन मैं एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं इसके लिए राहुल जी को दोषी नहीं मानता। देखिए, जिस प्रकार के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों से वो घिरे हुए हैं, ये सारे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी अराजकता की आइडियोलॉजी है, एनार्की की आइडियोलॉजी है। ये सारे लोग हाथ में तो संविधान लेते हैं, लेकिन लगातार भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करे, उन संस्थाओं के ऊपर से लोगों का विश्वास कैसे उठाए, भारत के लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कैसे कम हो, ये लगातार प्रयास करते हैं। और ऐसे लोगों के माउथपीस अगर आज कोई होंगे तो वो राहुल गांधी है। इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं कि उन्होंने जो आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। तो मैंने राहुल जी को आंकड़ों के साथ ये कहा, 2004 में जिस समय केंद्र में उनकी सरकार थी, हमारे यहाँ चुनाव हुए, लोकसभा से विधानसभा में 5% का राइज था। 2009 में केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार थी, उस समय भी जो राइज है वो करीब करीब 5.5% है। अगर उससे कंपेयर करें तो अभी राइज 4% है। 14 में भी 4% राइज है। आप पिछले 5 चुनाव देख लीजिए, जब देश में उनकी सरकार और प्रदेश में उनकी सरकार थी तब भी इतना राइज होता था, आज भी उतना राइज हुआ है। कोई भी अनप्रेसिडेंटेड राइज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा राइज नहीं है, इतना फर्क पड़ता ही है। और ये क्यों पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हमारे यहां पर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव के बाद रूल्स का रिवीजन होता है। लोकसभा के चुनाव से पहले कोई बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन लोकसभा में ध्यान में आता है किसका नाम है नहीं है, सारी पार्टियां काम में लग जाती है। लोकसभा के बाद ये सारी पार्टियां जब चुनाव के लिए और लोगों को एनरोल करती है तो एक आंकड़ा उससे बढ़ता है। और दूसरा ये बढ़ता है कि लोकसभा का आप टाइमिंग देखेंगे और हमारी अगर विधानसभा का टाइमिंग देखेंगे तो पूरे 1.5 साल के लोग 18 साल के जो है या 19 साल के ये एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए करीब करीब आप देखेंगे तो ये 1 करोड़ लोगों में से 35 लाख तो वही है। तो इसलिए एक भी एबनॉर्मल चीज नहीं है। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 वोटर बढ़े इसलिए मैं चुन कर आया, ऐसा उन्होंने लिखा। हमने दिखाया कि उनके यानी उनकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, इनके कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने दिखाई। इसमें से ऐसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाई कि जिसमें 50,000 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़े और वहां उनका आदमी चुनकर आया है। उन्होंने 50 सीटें कहा कि ऐसी 50 सीटें हैं जिस पर 50-50 हजार वोट बढ़े और उनमें से 47 सीटों पर बीजेपी या समर्थक दलों के लोग चुनकर आए। जी बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है। 50,000 वोट बढ़ने वाली 4 या 5 सीटें हैं, उसमें उनके भी लोग चुनकर आए हुए हैं। बाकी सीटों पर 20,000 पड़े, कई 22,000 बढ़े हुए हैं। अब देखिए,
उनकी तो हालत पतली हो गई, उनकी हालत ही पस्ता हो गई, उनकी हालत ही खस्ता हो गई। तो इसलिए क्या हो गया कि लोकसभा के चुनाव के समय एक फेक नैरेटिव उन्होंने चलाया कि संविधान बदला जाएगा, और वो नैरेटिव नीचे तक महाराष्ट्र में परकोलेट हुआ, जिसके कारण महाराष्ट्र में उनको अच्छी सीटें मिली। देखिए, उसके बावजूद उनमें और हम में महाराष्ट्र में फर्क कितना था? 0.5% का। हम 43.3% थे, वो 43.8% थे, लेकिन सीटों में फर्क बहुत आया। हम लोगों ने उसके बाद उस नैरेटिव को एक प्रकार से लोगों में खत्म किया और अपनी बात लेकर लोगों तक पहुंचे, तो लोगों ने हमको वोट दिया, हमको लोगों ने चुनकर दिया। अब वो चुनकर नहीं आ पाए, वो तो इस मानसिकता में थे। उनके लोगों ने लोकसभा के रिजल्ट देखने के बाद अपने अपने पद भी तय कर लिए थे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, होटल भी बुक कर लिया था, एमएलएस को कहाँ रखना ये भी तय कर लिया था, सारी उनकी मीटिंगें भी हो गई थी, और परिणाम उल्टे आ गए। तो सदमा इतना है कि सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अरे कभी तो निकलना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी होता है। अब तो वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए थे, बिहार में ये वोट कम करके जीतेंगे। देखिए, मुझे यही लगता है कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करना चाहते हैं। भारत के जो चुनाव होते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन दुनिया के लोगों को बुलाता है, और दुनिया के लोग आकर भारत की इलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि इतने बड़े भारत में इस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होता है। अब हमारी लगातार मांग रही है, मैं महाराष्ट्र में मांग करता हूं हमेशा, मैं तो कोर्ट गया कि आप डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में इतने नाम डुप्लीकेट है, लोग यहां से छोड़कर वहां रहने चले गए, यहां भी नाम है वहां भी नाम है, तो ऐसी बहुत फुली हुई वोटर लिस्ट दिखती है और उससे वोटिंग परसेंटेज कम दिखता है। तो अब उस काम को इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में सिर्फ आइडेंटिफाई करके दीजिए, वो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, इसमें गलत क्या है? अगर जो नाम इलेक्शन कमीशन उसमें से डिलीट करता है, राहुल गांधी दिखा दे कि गलत नाम डिलीट हुए। प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी को जहां से वोट मिलते हैं वहां एक एक आदमी के 4-4 नाम है। उनको तकलीफ यह है, राहुल गांधी को तकलीफ यह है, अब नाम कट जाएंगे तो एक ही वोट कर पाएंगे, ये तकलीफ है। शरद पवार ने तो जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था तभी कहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हुई है। देखिए, इनका प्रॉब्लम क्या है कि लोकसभा में जीतते हैं महाराष्ट्र में तो ईवीएम एकदम तगड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हारते हैं तो तुरंत ईवीएम में प्रॉब्लम आता है। ये कर्नाटक में जीतते हैं विधानसभा में तो ईवीएम अच्छी है, ये लोकसभा में हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। मैंने बताया, ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है। इनके दिमाग की जो चिप है, इनके दिमाग की चिप करप्ट हो गई है, इनके दिमाग की चिप को बदलना पड़ेगा। जो शिवसेना के लोग हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उन्होंने तो ये कहा कि अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और अडानी ने मिलकर इलेक्शन कमीशन को खरीद लिया। देखिए, इतने बौखलाए हुए हैं कि ये कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो ये कहा कि ये भी कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी जीती, इन्होंने ट्रम्प से मशीन चेंज करवाई, और ये भी कह सकते हैं, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के लोग जब बूथ पर जाते हैं तो एक ऐसी मशीन लेकर जाते हैं, अगर किसी का वोट ना हो तो उस मशीन में से इलेक्शन कार्ड निकाल देते हैं, उस मशीन में से आधार कार्ड निकाल देते हैं। वो कह रहे हैं हमें भी ऐसी मशीन दिलवाओ। मुझे ऐसा लगता था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना, ये राहुल जी की यूएसपी है। अब ये यूएसपी अखिलेश जी तक भी चली गई। अखिलेश जी तो अच्छे थे, ऐसे नहीं थे। ये भी ऐसी बात अगर करेंगे तो फिर भगवान मालिक का ऐसे नेता अगर हमारे देश में रहेंगे तो क्या होगा इस देश का। इलेक्शन पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि ये लोग जो कह रहे हैं शायद वो सच ना हो, ना ईवीएम की बात, ना वोट बढ़ाने की बात, लेकिन ये तो सच है
कि जब आपकी सरकार नहीं बन पा रही थी तो आप 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे और आपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजित पवार को चुरा लिया था। देखिए, वो जो 80 घंटे की सरकार थी वो चाचा शरद पवार जी से बात करके हम लोगों ने तय किया था, क्योंकि जिस समय हमारे ध्यान में आया कि हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है और वो हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, उस समय चाचा जी ने हमारे पास दूत भेजे। उन दूतों ने ये कहा कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। तो हम लोगों को ये लगा कि अब ये समय है कि अगर अपने साथ गंदी राजनीति हो रही है, अपने को समाप्त किया जा रहा है, तो जिंदा रहने की ज़रूरत है। इसलिए हमने चाचा जी से बात की, चाचा जी ने सारी चीज़ें तय की, चाचा जी के कहने पर ही हम लोगों ने सब निर्णय किए। पता नहीं चाचा जी क्यों पलट गए। चाचा जी पलटे लेकिन भतीजे जी नहीं पलटे। तो भतीजे जी ने कहा कि चाचा जी पलट गए लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। तो भतीजे हमारे साथ आ गए, तो हम लोगों ने शपथ ले ली। हालांकि 80 घंटों में हमारी शपथ खत्म हो गई और हमने इस्तीफा भी दे दिया। बाद में तो शरद पवार कह रहे थे उन्होंने इसलिए सरकार बनाई ताकि राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सके और फिर कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार बन सके। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शरद पवार जी ने ये शर्त रखी हमारे सामने कि अगर हमको इस प्रकार की मिलीजुली सरकार तैयार करनी है तो मेरे को एकदम यू टर्न लेना कठिन है। आप राष्ट्रपति शासन लगाओ, उसके बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और दौरा करने के बाद मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के लोग वापस चुनाव नहीं चाहते। महाराष्ट्र के लोगों की इच्छा है कि बीजेपी और एनसीपी मिलाकर सरकार तैयार करे और फिर हम सरकार तैयार करेंगे। इसलिए हम लोगों ने, मैंने इस्तीफा दिया ताकि राष्ट्रपति शासन लग पाए। और सारी राष्ट्रपति शासन ऐसा नहीं लगता है, राज्यपाल जी ने सभी को पत्र लिखा कि आप बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो। सबने कहा नहीं। ऐसा ही पत्र ये शरद पवार जी की पार्टी को भी लिखा और शरद पवार जी की पार्टी का जवाब मेरे कंप्यूटर पे टाइप हुआ कि हम नहीं बनाना चाहते और आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि उनके साथ मिलकर हमने ये किया था। इसलिए राष्ट्रपति शासन जो लगा उनके कहने पर लगा था और उसके बाद वो पता नहीं क्यों बदल गए। उन्होंने बदलने के कारण हम लोगों की सरकार चली गई। देखिए, आप इतने अनुभवी नेता हैं, शरद पवार पर भरोसा कर लिया। वो तो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। नहीं, देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी बदलता भी है। तो हमको लगा कि चलिए अब इनसे बातचीत इतनी हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, तो इसको आगे ले जाए। हाँ, ये बात है कि उन्होंने जो एक पॉलिटिक्स में कई बार उनके पर्सनैलिटी के साथ जोड़ा गया है कि लोग कहते हैं कि शरद पवार जी अगर बॉम्बे जाना चाहते हैं तो कलकत्ता का बोर्डिंग कार्ड दिखाते हैं, तो उसी प्रकार से हो गया ये। अब ये भी कहा जा रहा है कि आप इतनी जल्दबाजी में थे वापस मुख्यमंत्री बनने की, आपने उन पर भरोसा कर लिया और उसके बाद आपने अजित पवार को अपने साथ ले लिया। वो अजित पवार जिनके बारे में मोदी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि 70 लाख करोड़ रुपए के घोटाले इन्होंने किए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एनसीपी के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते। मैं साफ कह देता हूं, हम नहीं करना चाहते थे और हमारी आइडियोलॉजी भी अलग थी। लेकिन राजनीति में एक समय ऐसा आता है जिस समय आपको रेलेवेंट रहना पड़ता है और जब हमने पूरी शिद्दत के साथ शिवसेना को साथ में लेकर, उद्धव जी को साथ में लेकर, उनकी भी पार्टी को चुनकर लाया, अपनी भी पार्टी को चुनकर लाया और कुर्सी के लिए उद्धव जी ने हमारे साथ जिस समय धोखा किया, उस समय हमने ये तय किया कि देखिए अगर इस प्रकार का अलायंस ये करके हमको इर्रेलेवेंट बनाते हैं तो हमको रेलेवेंट रहना जरूरी है और रेलेवेंट रहने के लिए राजनीति में कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज, मैं मानता हूं ये कॉम्प्रोमाइज है, ये हमने किया कॉम्प्रोमाइज,
लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाई, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी नहीं छोड़ी। हम अपनी आइडियोलॉजी पर अड़ी गए, उसी आइडियोलॉजी से सरकार चला रहे, आगे भी चलाएंगे। वो समय की मांग थी कि क्योंकि ये भी एक प्रकार का युद्ध है, युद्ध में आप अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो समाप्त हो जाओगे, और कोई आपको समाप्त कर रहा है और आप शांति से देख रहे हो, ऐसा युद्ध नहीं होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया। हाँ, मैंने भूमिका कई बार रखी थी, हम जिंदगी में एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन भूमिका बदलनी पड़ी और मैंने बदली भूमिका। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आप मान रहे हैं, कोई राजनीति में मानता नहीं कि मैंने समझौता किया था, सब इसके गोलमोल जवाब देते हैं। आपने सीधी सीधी बात कही, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे ना कि जिसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की इंक्वायरी हो रही थी, तो ये सारी एजेंसियां गलत साबित हो गई। देखिए, पहली बात तो आप देख लीजिए कि जो हमारे साथ आया और उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, ऐसी एक भी इंक्वायरी रुकी नहीं। आपने देखा होगा कई लोगों की प्रॉपर्टीज हमारी पार्टी के साथ आने के बाद भी अटैच हुई, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि बीजेपी के साथ आए और इंक्वायरी रुक गई। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं कि मोदी जी की सरकार में भाई है या शत्रु है ये देखा नहीं जाता। एक बार वहां पर जो ठान लिया वो होता ही है। इसलिए ये लोग जो हमारे साथ आए, ये हमारा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन इनमें से जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, आज भी चल रही है, कुछ ही प्रॉपर्टीज आज भी जब्त हो चुकी है, हमारे साथ आने के बाद जब्त हुई है, और जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। देखिए, जब आप इतनी साफ साफ सच बात बता रहे हो, तो ये बता दीजिए कि अजीत पवार के साथ ये डील तो हुई होगी ना कि तुम्हारे केस से दबा देंगे। ऐसे कोई क्यों आ जाएगा? मैं आपको, चूंकि आप मेरे जितना ही मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी डील करने वालों में से नहीं है, और मोदी जी का कोई पार्टी का व्यक्ति डील नहीं कर सकता। अजीत पवार जी हमारे साथ आए बिना किसी शर्त के, और जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। जो जुडिशियल प्रोसेस चल रही वो चलेगी। तो अब फिर तो लोग ये कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, इसमें आया धुला साफ सुथरा होके वापस। तो इसको उल्टा भी कहा जा सकता है। जब लोग वो वहां रहते तो सब लोग कहते कि अच्छे ही है, अच्छे ही है, अच्छे ही है। हमारे पास आने के बाद गाली देते और बोलते वॉशिंग मशीन में चला गया। अरे आपके पास था तब तो आपको अच्छा लगता था, आप उसके चुम्मे भी लेते थे, उसको गले भी लगाते थे, और हमारे पास आ गया तो कहते वॉशिंग मशीन है। तो दोनों तरफ से इसको देखा जा सकता है, पर हम किसको धोएंगे नहीं, और धोएंगे तो ठीक ढंग से धोएंगे। अब चलते चलते ये भी बता दीजिए कि ये चाचा भतीजा शरद पवार अजीत पवार साथ आने वाले हैं। देखिए, ये तो चाचा और भतीजा ही कह सकता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं मैं, वो तो वही बताएंगे। यहाँ एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम और सवालात का एक और। मैं ये नहीं मानता कि कोई मंत्र और तंत्र करके कोई कुर्सी पाई जा सकती है, किसी को हटाया जा सकता है। फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की जगह तंत्र कमीशन लगा देते।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप है कि ये पार्टियां तोड़ने में माहिर हैं। अब उद्धव ठाकरे को जब से आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उनकी पार्टी तोड़ी है, वो लोगों से कहते हैं कि बीजेपी वाले के यहाँ शादी हो तो उसमें भी मत जाना और अपनी शादी में उनको मत बुलाना, क्योंकि वो आएंगे तो खाना खाएंगे और फिर जो ब्राइड है उसको लेके गायब हो जाएंगे और किसी दूसरे की शादी में चले जाएंगे। देखिए, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसी की भी शादी में चले जाए तो भी उनको लगता है वही दूल्हे है। उनको उतनी अटेंशन चाहिए जितनी दूल्हे को, उससे ज़्यादा अटेंशन उनको चाहिए। सबसे महत्व की बात यह है कि उद्धव जी की पार्टी ये सबसे पहले किसने तोड़ी? शरद पवार जी ने तोड़ी। 1992 में जब शिवसेना प्रमुख श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे और पूरी ताकत के साथ उस समय विरोध करते थे, उस समय सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी की या बाला साहब की पार्टी शरद पवार जी ने तोड़ी। भुजबल जी के साथ 13 लोग चले गए। अब उन्हीं शरद पवार जी के साथ अलायंस करके उद्धव जी मुख्यमंत्री बने। और देखिए, इनकी जो पार्टी टूटी, चाहे उनकी पार्टी हो चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, इसके लिए वो हमको ब्लेम नहीं कर सकते। इसका कारण मैं बताता हूं कि एकनाथ शिंदे जी ये कट्टर बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक थे, कट्टर। ये कोई कभी ये पार्टी से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जिस समय उनके ये ध्यान में आया कि उद्धव जी आदित्य ठाकरे को नेता बनाने के लिए उनके पर काट रहे, सब तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, और वो जिस खाते के मंत्री थे उसकी मीटिंग भी आदित्य ठाकरे ले रहे हैं, तो उनके ध्यान में आया कि एक और, चूंकि हमने आइडियोलॉजी छोड़ दी है, बाला साहब का हिंदुत्व हम बता नहीं सकते, वहां हम मार खा रहे, और दूसरी जगह हमारे पर कट रहे, तो उनके जब ये ध्यान में आया कि अब अगर मैं एक्ट नहीं करूंगा तो हम राजनीति में समाप्त हो जाऊंगा, उस समय ये सब लोग मिलकर बाहर निकले। तो ये उनकी महत्वाकांक्षा है। सेम एनसीपी में हुआ है। एनसीपी में इतने सालों से शरद पवार जी के उत्तराधिकारी के रूप में अजित पवार को देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रिया जी को पुश किया गया या सुप्रिया जी को उत्तराधिकारी के रूप में दिखाया गया, और धीरे धीरे हर केस में अजित पवार को विलन बनाया गया। मसलन जो मेरे साथ अजित पवार, जो शपथ हमने 80 घंटे की ली थी, वो शरद पवार जी ने सारा इनिशिएट किया, अजित पवार को सामने किया, पीछे से कुर्सी खींच ली। ऐसे ही जिस समय शरद पवार जी ने अभी बीच में इस्तीफा दिया था, उस समय यह तय था कि वो इस्तीफा देंगे और ये दोनों को पार्टी सौंपेंगे, इसलिए अजित पवार सामने आ गए और वापस उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया और अजित पवार को विलन बना दिया। तो एक प्रकार से अजित पवार जी के भी ये ध्यान में आया कि अब इससे आगे मेरी राजनीति नहीं जाने वाली, मुझे समाप्त किया जा रहा है। अब धीरे धीरे मुझे इस प्रकार से विलन बनाया जा रहा है कि मैं मेरी पार्टी में नहीं रह पाऊंगा। उस समय वो बाहर निकले। तो ये दोनों जो पार्टियां टूटी है, इनके अंदरूनी महत्वाकांक्षा के कारण टूटी है। देखिए देवेंद्र जी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, सारी मशीनरी, पुलिस, इंटेलिजेंस सब उनके पास थी, उनकी नाक के नीचे से एमएलए निकाल के ले गए। देखिए, इसका कारण क्या है कि उद्धव जी का इन एमएलएस के साथ कनेक्ट समाप्त हो गया था। उद्धव जी के एमएलएस उद्धव जी को मिल भी नहीं सकते थे। वो कई बार उनके गेट से वापस हो जाते थे। तो उनमें इसीलिए, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे थे जो सालों से बाला साहब ठाकरे के साथ रहे हुए हैं, उनके साथ या उनके नेतृत्व में काम किया हुआ है, कट्टर हिंदुत्ववादी है। और उद्धव जी ने एक प्रकार से तुष्टीकरण की नीति शुरू कर दी थी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है, उससे ज्यादा तुष्टीकरण उद्धव जी कर रहे थे। तो ये सफोकेट हो रहे थे।
ये लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम अगले चुनाव में लोगों के सामने क्या लेकर जाएंगे। तो ये सफोकेशन उनको सबको साथ में लेकर आया। और उद्धव जी तो जिस मंजिल पर रह रहे थे, जमीन दिखी नहीं रही थी उनको, जमीन से निकल गए ये लोग। लेकिन आपने सपोर्ट तो किया होगा, मदद तो की होगी इनकी, उसके बगैर कहाँ निकाल सकते हैं? देखिए, हम राजनीति में तो हम सिर्फ कंचे खेलने के लिए तो नहीं बैठे ना। तो जब वो निकले तो हमको तो उसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, तो निकले तो हमने उनके साथ संपर्क किया और जो हम कर सकते थे हमने किया। बाकी उनके स्प्लिट होने में हमारा हाथ नहीं है। स्प्लिट होने के बाद हमारे पास पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसको एनकैश किया। उद्धव जी बताते हैं आपने क्या किया। वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कुर्सी से हटाने के लिए काला जादू किया। देवेंद्र फडणवीस ने भैंसा काटा, नींबू काटा, मिर्ची जलाई, तंत्र मंत्र किया। देखिए, ये सब चीजें जो वही बोल सकता है जो खुद करता है। मैं मंत्र में बिलीव करने वाला आदमी हूं, तंत्र में बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूं। हाँ, अगर कोई पूजा करनी है तो किसी व्यक्ति के कुविचार ये उसके सिर से निकल जाए ऐसी पूजा जरूर करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई मंत्र और तंत्र करके कोई कुर्सी पाई जा सकती है, किसी को हटाया जा सकता है। फिर तो चुनाव की जरूरत ही नहीं थी, इलेक्शन कमीशन की जगह तंत्र कमीशन लगा देते। जो सबसे बढ़िया तंत्र करता और जो सबसे ज्यादा भैंसे काटता वो चीफ मिनिस्टर बनता। लेकिन ये सच नहीं है कि सारे एमएलएस को असम ले गए थे, कामाख्या देवी के मंदिर में ले गए थे, वहां कसम खिलाई थी, खून का टीका लगा के कि छोड़ोगे नहीं। देखिए, ये सब रूमर्स है। हाँ, असम में सब लोग गए थे, बिल्कुल गए थे। और असम में जाने के बाद कामाख्या मंदिर जाने की सभी की इच्छा होती है। सारे जो एमएलए है वो कामाख्या मंदिर गए, सबके सामने गए। देखिए, कैमरे पे सब दिख रहा है। वो मंदिर में गए हैं, मंदिर में दर्शन लिया है, वापिस आए, कहाँ खून है, कहाँ टीका है, कुछ नहीं है। ये तो सारी बातें ऐसी बनाई जाती है। तो निश्चित रूप से कामाख्या में मंदिर का दर्शन उन्होंने किया, कोई किसी ने खून का टीका नहीं लगाया। हाँ, ये बात अलग है कि उनको देखकर कुछ लोग खून के आंसू रो रहे थे। क्या ये सच है कि देवेंद्र फडणवीस लॉन्ग कोट पहन के, काला चश्मा लगा के, हैट लगा के, शर्लक होम्स बन के मिलने जाते थे? देखिए, ये ऐसा एक आध बार में कहीं गया होगा, लेकिन वो हुआ ऐसा कि ऐसे ही कोई इंटरव्यू चल रहा था और हमारी पत्नी को तो आप अब देखते हैं उनका पब्लिक प्रोफाइल कैसा है, वो मजाक में कुछ चीज़ें बोल देती थी। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि हाँ, मुझे भी पता नहीं था, मैं भी सोचती थी कि ये कहाँ जा रहा है, कुछ पहन के जा रहा है। तो बस उसकी एक न्यूज़ बन गई कि देवेंद्र फडणवीस लॉन्ग कोट पहन के जाते थे। उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि नाराजगी कोई नहीं थी। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, बीजेपी से खोखे लिए। 50-50 लाख रुपए एक एक एमएलए पर खर्चा हुआ। उद्धव जी इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको रोज नई कहानी समझ में आती है, रोज नया सपना पड़ता है, रोज नया बहाना बनाते हैं। उद्धव जी इस बात को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि उनके एमएलएस के साथ उनका कनेक्ट समाप्त हो गया था। नहीं तो मुझे बताइए कि उद्धव जी के पास खोखों की कमी है? ये खोखे का कोई विषय नहीं है। ये सारे लोग जिस प्रकार की वहां व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था से प्रताड़ित थे। इसलिए देखिए, आप राजनीति में कोई इतने रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि आप कितने भी खोखे दे दोगे तब भी अगर इस प्रकार का कोई आप कू करते और वो फेल हो जाता है तो आपकी तो पॉलिटिकल लाइफ समाप्त है। लेकिन ये सारे लोग चार्ज थे, ये लोग सारे एकत्रित थे। और इसमें लास्ट नेल इन कॉफिन क्या था पता है? जब विधान परिषद का चुनाव हुआ और उस चुनाव के समय हर एक को बता दे किसको वोट देना है, एक एक को अंदर बुला के, और गुट के नेता एकनाथ शिंदे, और उनको कहा बाहर बैठो, और कोई कंसल्टेंट के आदमी को अंदर बैठाया और वो समझा के बता रहा था कि कैसे वोट देना है। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अपमान हुआ वो दिन शिंदे जी ने चुन लिया। वोटिंग हुई, सबको एकत्रित किया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये किस प्रकार का अपमान हो रहा है। ये अगर मेरे ऊपर इनका इतना भी भरोसा नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को बैठाते
और जबकि ये नियम है कि जो गुट का प्रमुख होता है, जो विधानमंडल का नेता होता है, वो नेता बैठता है, मुझे बाहर बैठा है और कोई 20-25 साल का कोई लड़का बैठा दिया कंसल्टेंट का और वो समझा के बता रहा है, तो अगर मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है तो अब रह के फायदा क्या। वो तुरंत निकले। तो एकनाथ शिंदे ने आपसे कब संपर्क किया? एकनाथ शिंदे जब महाराष्ट्र की बॉर्डर से बाहर चले गए तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं निकल चुका हूं। मैंने कहा मैं हूं, चिंता मत करिए, निकलिए। और वो निकल गए? निकल गए। अब देखिए, वो निकल गए, बारात सज गई, घोड़ी आ गई, घोड़ी को चना भी खिला दिया, दूल्हा देवेंद्र फडणवीस को होना था, लेकिन शिंदे जी बैठ गए कुर्सी। नहीं, देखिए, ये बात मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि जिस समय ये सारी चीज़ें हुई और ये ध्यान में आया कि अब ये सरकार जाएगी, उस समय पहले ही दिन ये तय था कि शिंदे जी ने इतनी हिम्मत के साथ ये सारा जो काम किया है, ऐसे समय उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में जो लोग आए हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। इसलिए पहले दिन से तय था कि मुख्यमंत्री शिंदे जी ही बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं थी, इसमें कोई मेरे मन में भी शंका नहीं थी। उल्टा, आप अगर मेरे नेताओं को पूछेंगे तो मैंने ही सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि हम शिंदे जी को अगर मुख्यमंत्री बनाए तो ये सरकार मजबूती से चलेगी, क्योंकि जो लोग हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। और हमारे नेताओं ने उसको हाँ कहा। हाँ, सरप्राइजिंग मेरे लिए ये जरूर था कि उस समय मैं ये मानता था कि मैं सरकार के बाहर रहूँगा, लेकिन मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि सरकार अगर चलानी है तो अपना प्रमुख आदमी भी अंदर चाहिए। उस समय थोड़ा मुझे अटपटा लगा, लेकिन बाद में मुझे ध्यान में आया कि मेरे नेताओं का निर्णय सही था, क्योंकि सरकार अंदर रहकर ही चलती है, बाहर से नहीं चल सकती। और मैं अंदर गया, इसलिए मजबूती के साथ वो सरकार चला पाए और वापस चुनकर आ पाए। लेकिन अब जब चुनाव हुए तो शिंदे जी को बड़ी उम्मीद थी कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, आप फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। शिंदे जी राजनीति को समझते हैं। जहां 145 मेजॉरिटी के लिए लगते हैं, 145 के चलते अकेले बीजेपी के 137 सीटें चुनकर आई। तो शिंदे जी ये समझते थे कि भाई जिस पार्टी की अपने अकेले के बलबूते पर इतनी मेजॉरिटी आई, वो पार्टी अगर अब अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगी तो उसके कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार का गलत संदेश जाएगा। तो जब ये सारा होने के बाद हम लोग हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे, तो उस समय हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब ये कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो शिंदे जी ने 1 मिनट में हाँ कहा। शिंदे जी ने कभी भी उसमें ना नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं समझता हूँ आपकी इतनी सीटें आई है, भारतीय जनता पार्टी डिजर्व करती है, आप करिए। अब शिंदे जी तो कह रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं तांगा पलट दूंगा। वो मुझे नहीं कह रहे, वो उद्धव जी को कह रहे हैं। उनका टांगा पलटी क्या, उनको कहते हैं। नहीं, उनका तांगा तो बहुत पहले पलट चुका, उनके तो सब घोड़ा भी भाग गया, अब तो इस वाले तांगे में नहीं। अभी बार बार उनको ही बताते रहते हैं। वो अभी भी वो कभी कभी हल्के में ले लेते हैं शिंदे जी को, तो वो याद दिलाते हैं कि अभी भी टांगा पलटी करने की मेरी ताकत है। देखिए, आजकल हम तो ये सुनते हैं कि शिंदे जी नाराज हैं, इसलिए आप उद्धव जी को ऑफर दे रहे हैं इधर आ जाओ। पहली बात तो शिंदे जी बिल्कुल नाराज नहीं है, और हमारी ये जो सरकार है 5 साल पूरी ताकत के साथ काम करेगी, कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, अच्छे से काम करेगी। महाराष्ट्र को हम विकास की ओर ले जाएंगे। जहाँ तक उद्धव जी का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विधानसभा में मैं भाषण कर रहा था, उस समय चूंकि वो विधान परिषद के जो विपक्षी नेता है उनकी विदाई समारोह चल रहा था, तो उसमें थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी। तो उधर बैठे बैठे हमारे सामने उद्धव जी बैठते, उन्होंने बैठे बैठे कहा कि आप ही इधर आ जाओ, ये सीट खाली हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि अब 5 साल उधर आने का तो सवाल नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, आपको देखिए अगर आना है इधर तो विचार करेंगे आपके ऊपर। ऐसा मैंने मजाक में कह दिया, वो कोई ऑफर नहीं थी, तो मजाक में मैंने कहा था, तो उसकी भी एक न्यूज़ बन गई। तो अभी ऑफर देने का कोई सवाल नहीं, देखिए हमारे यहाँ जगह ही नहीं है। अब बताइए 288 लोगों की जो एक असेंबली है,
उसमें 232 लोग हमारे पास है, बाकी किसी को लेकर बैठाए कहाँ, जगह ही नहीं बची। अगर जगह नहीं है तो अगले दिन 20 मिनट तक 1 to 1 बंद कमरे में क्या बात कर रहे थे आप? नहीं, खुले कमरे में थे, बंद नहीं था, एकदम खुले कमरे में खुले दिल से बात हो रही थी। वो डेलीगेशन लेकर मेरे पास आए थे, वो डेलीगेशन को मैंने सुन लिया। पहले वो और आदित्य दोनों बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने उनके बाकी लोग बुलाए। 15-20 मिनट हम बैठे, मैंने चाय पी, उन्होंने, आदित्य ने कॉफ़ी पी, उन्होंने कुछ नहीं पिया। उसके बाद बातचीत करके चले गए। वो बातचीत क्या करके चले गई? 2 चीज़ें थी। एक, उनका कहना ये था कि वो विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है उनके पास संख्या नहीं है, तो कह रहे थे संख्या न होते हुए भी हमारा विपक्ष का नेता बनाइए, ये उनका डेलीगेशन था। और दूसरा, वो एक किताब मुझे देने को आए थे, जिस किताब में अलग अलग लोगों ने जो न्यूज़पेपर में लेख लिखे थे 3rd लैंग्वेज के ऊपर, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए इसके ऊपर या नहीं होनी चाहिए, उसका किताब देने को आए थे मुझे। एक्चुअली जब से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार टूटकर आपके पास आए हैं, तब से लगता है कि आप किसी पर भी ये जादू कर सकते, कोई भी आ सकता है। नहीं, देखिए, मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने ये ज़रूर हमेशा समझा है कि अपोजिशन के लोग मेरे वैचारिक शत्रु हैं, वो कोई या वैचारिक विरोधक है, मेरे शत्रु नहीं है। इसलिए व्यवहार के तौर पर मेरा सबसे व्यवहारिक संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई पार्टियां बदलेगी, अब यही चलेगा, यही कॉम्बिनेशन चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन शिंदे जी के पेट में दर्द हो जाएगा, वो ठाणे चले जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए? नहीं, मुंबई में अच्छे हॉस्पिटल हैं और अभी आजकल उनके पेट में कोई दर्द नहीं है। पब्लिक में जो सवाल हो सकता है। आपको लगता है उद्धव ठाकरे अब पार्टी से सर अलग होंगे, आघाड़ी पार्टी से, महाविकास आघाड़ी छोड़कर? आघाड़ी पार्टी से देखिए, उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ रह भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे व्यक्ति है कि जो क्या निर्णय लेंगे ये कोई बता नहीं सकता। कई बार तो मुझे लगता है वो खुद भी बता नहीं सकते कि वो क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि वो ऐन वक्त पर निर्णय लेते हैं। तो इसलिए अभी तो मुझे लगता है कि वो वहाँ रहेंगे, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। देखिए, सारी बातों को जोड़ के देखते हैं ना, विधानसभा में आपका मजाक, फिर अकेले में उनसे मीटिंग, फिर उनका महाविकास आघाड़ी के बारे में कुछ कहना, तो इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में। नहीं जी, उन्होंने तो ये कहा कि महाविकास आघाड़ी नहीं, इंडिया आघाड़ी की बैठक होनी चाहिए, और वो गए ना इंडिया आघाड़ी की बैठक में। उन्होंने डिमांड की कि इंडिया आघाड़ी तो इतने दिनों से मिली नहीं, चुनाव सारे इतने हो रहे, तो उनके कहने पर तो इंडिया जो अलायंस है उसने, वो इंडिया अलायंस ने वो अपना ये बुलाया, बैठक बुलाई, और इंडिया अलायंस की बैठक में जाकर उन्होंने वहाँ बाकायदा सब लोगों से बातचीत की, भाषण किया, तो इंडिया अलायंस में है वो। आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उथल पुथल तूफान आने की जरूरत नहीं, अभी तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सारे तूफान हमने रोक दिए। जिस समय मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना था और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था सामने वालों से, उस समय मैंने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम और सवालात का एक और। चुनाव के दौरान आपने कहा कि कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर।
वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। देवेंद्र जी, बड़े प्यार से देवा भाऊ कहते हैं महाराष्ट्र में लोग आपको, और देवा भाऊ लोगों से कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इलेक्शन के दौरान आपके वीडियो चलते हैं, जागो हिंदू जागो। तो क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बांटने का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से दूर हो जाओ। मैं कह रहा हूं एक आओ, एक है तो सेफ है। इसका मतलब समाज को साथ लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस प्रकार से ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड से पूरे समाज को जाति जाति में विभाजित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने किया, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, उसी नारे को हम लोगों के बीच लेकर गए। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। एक है तो सेफ है, एक पॉजिटिव बात है। किसी भी समाज को हमने यही संदेशा देना चाहिए, आप एक रहिए, अलग रहिए। कहा हमने? आप तो कह रहे हैं जागो हिंदू जागो, तो मुसलमान ही जागे। वो सोए ही नहीं है, वो सोते ही नहीं है। तो मैंने आपकी कविता सुनी थी जिसमें आपने हिंदुओं को जगाने की बात कही थी। देखिए, ये एक्चुअली ये कोई मेरी कविता नहीं है। ये जो गीत है ये राम जन्मभूमि आंदोलन के समय का गीत है। और राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं गया था, उस आंदोलन में हर समय पर मैं था। तो जिस समय राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उस समय मैंने ये गीत गाया वापस इतने सालों के बाद, और वो रिकॉर्ड होकर वायरल हो गया और चुनाव में भी वो चला। आपको तो पता है आजकल रिकॉल वैल्यू होती है। आपको याद है क्या गीत था वो? हाँ, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, मचा दिया संग्राम जागो जागो तो, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार जागो जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार जागो जागो तो, जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, मचा दिया संग्राम जागो जागो तो। ये कितना अच्छा गीत है, क्या करा देते हैं। अब इस गीत में ये भी लाइनें हैं, जागे हैं नरेंद्र भाई, 370 को दिया हटा, आतंक का काम तमाम, जागो हिंदू जागो तो। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या गलत है? देखिए, इस देश में जब भी समाज सोया, उस समय किसी ने समाज को जगाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय हमारे देश में बड़े बड़े राजे और रजवाड़े ये मुगलों के अधीनस्थ काम कर रहे थे, ऐसे समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, हमारा स्वराज होना चाहिए, हमारा राज होना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से सभी समाज के लोगों को एकत्रित कर उनमें स्वतंत्रता का ज्वार भरा और उसके बाद स्वराज की स्थापना की, मुझे ऐसा लगता है कि हर काल में कोई ना कोई इस प्रकार से समाज को जगाता रहा है, और वही हमने बताने की कोशिश इस गीत से की है। अब जगाते जगाते आप क्या कहने लगे ये मैं आपको बताता हूं। चुनाव के दौरान आपने कहा कि कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। थोड़ा इसमें गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। वो था कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। हिंदुस्तान पर तो भगवा है ही। आपने ये भी कहा कि जो लोग औरंगजेब की तस्वीरें देखते हैं और दुर्भावना फैलाते हैं, ये औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई? बिल्कुल सही बात कही मैंने। देखिए, औरंगजेब हमारा हीरो हो ही नहीं सकता। वो तो बाहर से आए हुए लोग थे, वो कोई इस देश की मिट्टी से पैदा हुए लोग तो थे नहीं। और इस देश के लोगों पर अनन्वित अत्याचार औरंगजेब ने किए।
इस देश में धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं औरंगजेब ने की। इस देश में हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। तो ऐसा औरंगजेब हमारा हीरो कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। भारत के मुसलमानों का भी हीरो वो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का मुसलमान, ये भले ही आज उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, पर एक जमाने में इस भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है। ये औरंगजेब की औलादें इस मिट्टी की नहीं है, ये बाहर से आई हुई औलादें हैं। इसलिए ये इस देश की हीरो हो नहीं सकती, न हिंदुओं की हो सकती है, न मुसलमानों की हो सकती है। इसलिए जो औरंगजेब की बात करेगा उसको हम गाली देंगे या नहीं देंगे। अब औरंगजेब को जमीन के नीचे गए हुए तो 400 साल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे, मुसलमान पसंद नहीं करेंगे, फिर उसकी कब्र क्यों बनाई हुई है वहां पर? देखिए, कब्र तो बहुत पहले बनी हुई है, ये कोई आज बनाई हुई कब्र नहीं है। और मुझे पसंद आए चाहे नहीं आए, ये कब्र भारत सरकार के कानून के तहत आज से 60-70 साल पहले प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में उसको एक दर्जा दिया गया है, इसलिए वो कब्र है। इसलिए किसी के कब्र होना गलत नहीं है। कोई भी आदमी मरता है तो उसको कब्र मिले या उसका कोई वो बने, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब कोई उस कब्र पर जाकर फूल चढ़ाकर महिमा मंडन करता है। औरंगजेब ने महिमा मंडन करने लायक कोई काम इस देश में नहीं किया है। इस देश के साथ अन्याय किया है, इस देश को लूटा है, इस देश में अत्याचार किया है। इसलिए हाँ, कब्र है तो अपने कब्र में 400 साल नहीं 4000 साल वो सोए, लेकिन कोई जाकर वहां पर उसको कोई जाकर अगर भगवान का दर्जा देगा तो वो दर्जा हम मान्य नहीं करेंगे। देवेंद्र जी, मुंबई में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 189 बेकसूर लोग मारे गए थे, 12 लोगों को लोअर कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि वो 189 लोगों को किसने मारा? देखिए, ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया, ये हमारे लिए भी एक शॉक था, इस प्रकार का निर्णय आना। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को स्टे किया हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर लड़ेंगे और जो एविडेंस हमारे पास है उन सबूतों के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि लोअर कोर्ट ने दिया हुआ जो फैसला है उस फैसले को कायम करें। ओवैसी साहब की बात मैंने पढ़ी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, देवेंद्र फडणवीस की है, और ये सरकार नहीं चाहती कि जो असली मुल्जिम हैं वो पकड़े जाएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ब्लास्ट हुआ 2006 में हुआ, जो मुलजिम पकड़े गए वो 2006 में पकड़े गए, उनके ऊपर केस जो चली 2006 से चली, तो 2014 तक तो हमारी सरकार नहीं थी, तो दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए अब पीछे जाकर हमको उसके लिए दोषी करना ये तो मूर्खता होगी। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, वो सरकार भले ही कांग्रेस की हो, मैं ये नहीं कहता कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है या उस समय कोई गलत प्रकार की तफ्तीश हुई है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो हाई कोर्ट जिस प्रकार से अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं कर पाया है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमारी बात में कोई ना कोई दम होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया है। लेकिन देवेंद्र जी, जिन अफसरों ने, चाहे वो एसआईटी के थे चाहे पुलिस के थे, इस मामले की ठीक से जांच नहीं की, पर्याप्त सबूत हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं किए, केस कमजोर रखा, उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि उन लोगों ने जो भी प्रोसिक्यूशन के लिए सबूत जमा किए उसके आधार पर ही लोअर कोर्ट ने उनको फांसी दी। हाई कोर्ट में तो फांसी कंफर्मेशन के लिए गए थे, हाई कोर्ट तो वापस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है, तो वो फैक्ट्स के आधार पर वो अपना निर्णय करता है। तो कुछ कारणों से हाई कोर्ट को ये लगा कि लोअर कोर्ट का निर्णय ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ निर्णय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उसके ऊपर स्टे दिया है, तो ऐसे समय ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे तो एक प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक हमने रुकना चाहिए। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि जो पकड़े गए थे लोग, उनसे जबरदस्ती कबूलनामे लिखवाए गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, उन पर जुल्म करती है।
ओवैसी साहब ने गजनी पिक्चर देखी है क्या? तो उनको याद करना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें बीजेपी की सरकार आने से पहले हो गई है। 2014 में हम आए, ये ब्लास्ट ये 6 का है, उसका जो रिजल्ट है वो सारा खत्म होकर 14 में आ गया था। ये बातें इसलिए भी पैदा होती हैं कि आपकी सरकार में ऐसे मंत्री हैं, नीतीश राणे हैं, वो ये कहते हैं कि मराठी के नाम पर हमें क्यों मारते हो, जो गोल टोपी लगाते हैं, दाढ़ी उगाते हैं, उनको मारो कान के नीचे, तब पता चलेगा। नहीं, गलत है। किसी को भी भाषा के आधार पर मारा जाना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में आप रहते हो, आपको मराठी आनी चाहिए, ये आग्रह ठीक है, लेकिन ये दुराग्रह नहीं हो सकता। आप कोई मराठी नहीं बोलता है, इसके लिए आप उसको मार नहीं सकते। और ये जो नीतीश राणे ने बात कही, वो बात अलग कहना चाहते थे, लेकिन जिस लहजे से कही उस लहजे को मैं समर्थन उसका नहीं कर सकता। वो ये कह रहे थे कि आप हिंदुओं को ही मार रहे हो, इतने बाकी लोग हैं कि जो मराठी नहीं बोलते, आप उनको क्यों नहीं मारते? वो तो कह रहे थे कि मदरसों में मराठी क्यों नहीं पढ़ाते, बिल्कुल उन्होंने बात, आमिर खान क्यों नहीं मराठी बोलते, जावेद अख्तर क्यों नहीं मराठी बोलते। बात उन्होंने जो कही वो एक प्रकार से सही भी है, लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि आप केवल भाषा के आधार पर या किसी धर्म के लोग ये भाषा नहीं बोलते, इसके आधार पर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये गलत है, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मराठी के सवाल पर अगर कोई पूछना चाहते हैं आप मुझसे। मुंबई में जो मराठी भाषा को लेके लोगों को मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमका जा रहा है, उस पर आपकी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? देखिए, 2-3 घटनाएं निश्चित रूप से हुई है, और जो घटना करेगा उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं पहली बात तो ये कहता हूं कि महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए कंपलसरी है, हमने उसको कंपलसरी किया है, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जानी चाहिए, इस प्रकार का आग्रह करना ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मराठी नहीं बोल सकता है, उसको आप मारोगे, ये हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसा जो करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी पार्टी के सीनियर एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को तुम बिहार आओ, तुम यूपी आओ, तुम तमिलनाडु आओ, पटक पटक के मारेंगे। देखिए, ये भी बहुत गलत है। हालांकि उन्होंने क्या कहा है मैंने पूरा देखा नहीं है, पर अगर ऐसा कहा होगा तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, इतने संकुचित हम कैसे हो रहे हैं। और विशेष रूप से मैं तो हमारे मराठी भाइयों के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति क्या, हमारा इतिहास क्या है। मराठों ने केवल महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए लड़ाई नहीं की। इस देश में हिंदवी स्वराज तैयार करने वाले मराठे थे। मराठों ने पानीपत की लड़ाई ये किस लिए लड़ी? वो तो अहमद शाह अब्दाली ये कहता था कि पंजाब, बलूचिस्तान ये सारा मुझे दे दो, बचा हुआ प्रांत आप रख लो, पूरा भारत आपका, ऐसा मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। मराठे चाहते तो उसके साथ समझौता भी कर सकते थे, लेकिन मराठों ने कहा 1 इंच जमीन हमारी नहीं देंगे, ये हमारे देश की जमीन है। और वहां पानीपत में जाकर मराठे लड़े, लाखों मराठे वहां मरे, लेकिन 10 साल में जाकर वापस इस दिल्ली पर मराठों ने कब्जा किया और भगवा झंडा यहां लगाया। ये मराठों का इतिहास है। ये मराठी आदमी इतना संकुचित हो ही नहीं सकता। देखिए, ये सारी राजनीति है। आम मराठी आदमी को मराठी से प्यार है, मराठी के लिए वो निश्चित रूप से आग्रही है, लेकिन उसके ऊपर हिंसा करने वाला आम मराठी आदमी नहीं है। राज ठाकरे तो कह रहे हैं, निशिकांत दुबे को जवाब दिया उन्होंने कहा तुम मुंबई आओ, समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। ये उनको पटक पटक के मारेंगे, वो उनको डुबा डुबा के मारेंगे, ये दोनों से हमारा कोई वाकयात नहीं है। जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे, और जो भारत का कानून कहता है वही हम करेंगे। एक फाइनल सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पिछले कुछ समय से साथ देखने को मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनके दिल भी मिले हैं और इनका महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इनके दिल में क्या है ये तो वही जानते हैं, मुझे पता नहीं है इनके दिल में क्या है। लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि लोगों को साथ में लाती है। तो अब राजनीतिक मजबूरी तो दोनों की है, इसलिए दोनों साथ में आए हुए हैं। अब आगे ये क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं इतना आपको कहता हूँ, आज चूंकि आपके पास तो
ये एपिसोड रिकॉर्डेड रहेगा, इसलिए बीएमसी के चुनाव के बाद आप ये जरूर एपिसोड दिखाना। कोई भी किसी के साथ चला जाए, बीएमसी के चुनाव में हम ही जीतेंगे। हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए अलायंस है, ये एनडीए अलायंस बीएमसी जीतेगी। लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जो काम नहीं कर सके, बाला साहब ठाकरे जिन दो भाइयों को इकट्ठे नहीं ले आए, देवेंद्र फडणवीस उनको साथ ले आए। देखिए, ये तो मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कई मीडिया के लोग तो ये दोनों साथ में आए तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो हम ही लोगों ने इनको बाहर निकाला था, हमारा तो कोई हाथ नहीं था। अरे आप आपस में झगड़े, उद्धव जी ने राज ठाकरे को बाहर निकाला, अब वो दोनों साथ आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर साथ में आने का श्रेय मुझे मिल रहा है तो मैं तो लेना चाहूंगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट। अब पवार साथ में आ सकते हैं, ठाकरे साथ में आ सकते हैं, तो ऐसा भी दिन हो सकता है कि उद्धव और शिंदे साथ में आ सकते हैं। आ जाए तो मुझे क्या, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब पॉलिटिकल अलायंस करना बड़ा आसान होता है, जैसे हमने और अजीत दादा ने अलायंस किया तो पॉलिटिकल अलायंस है। लेकिन जब दिल टूटे हुए होते हैं, जब दिल एक प्रकार से दूर हुए होते हैं, तो अलायंस करना बड़ा कठिन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये दिल का मामला है। हमने आपसे महाराष्ट्र की राजनीति पर, आपकी लाइफ के बारे में, टकराव के बारे में, सरकारें बनने बिगड़ने के बारे में सारे सवाल पूछे हैं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज का फैसला। आज के मुकाबले वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज के फैसले का। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आपके ऊपर बहुत चार्जेस लगाए गए, कुछ पॉलिटिकल चार्जेस लगाए गए जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल थे, मगर आपने सच्चे मन से उनका एक प्रकार से जवाब दिया। ये एक काबिल तारीफ़ है। और ये भी सच्चाई है कि कुछ एक ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए गए, जैसे भाषा के बारे में आपने उसके बारे में भी बहुत साफ सुथरे में बताया कि भारत के अंदर हर भाषा वाले लोग हर जगह जा सकते हैं। हम जोड़ते हैं, हम तोड़ते नहीं। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों से सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखराता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं बहुत बढ़िया। मैं
एक और बात बताना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं वो यंग डायनेमिक लीडर हैं। देश को, प्रांत को इनकी ज़रूरत है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, करीब की 15%। मुंबई जिसको फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है वो वहाँ पर है, और जिस प्रकार से पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र का बहुत आगे बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ये काबिल तारीफ़ है। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप पूरे के पूरे यूथ के लिए एक प्रकार से मिसाल बने, अच्छा काम करते रहें। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। कहते हैं किसी को बांधे रखना फितरत नहीं है मेरी, मैं मोहब्बत का धागा हूँ, मजबूरियों की जंजीर नहीं। क्या बात। सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, उन्होंने सच्चे मन से उनका जवाब दिया, और यही एक काबिल तारीफ़ है। हम चाहेंगे कि वो एक प्रकार से ऐसा ही काम करते रहें। देश को और प्रदेश को उनकी ज़रूरत है, ऐसे ही लीडर देश के लिए चाहिए। जय हिंद। इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि देवेंद्र फडणवीस इसी जज्बे के साथ महाराष्ट्र के लोगों की और देश की जनता की सेवा करते रहेंगे, राजनीति में नई बुलंदियां हासिल करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक